नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर में। मेरा नाम है अरविंद चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जेई मेंस के लिए क्वेश्चन सीरीज। इसमें देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले सॉइल को कंप्लीट करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स को हम सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स, और इसमें हम चैप्टर वाइज चलेंगे। मतलब रैंडम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे जिससे कि हमको चीजों को रिलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सॉइल सैंपल इज अंडरलेइंग ए वाटर कॉलम। मतलब सॉइल सैंपल किसके नीचे है? वाटर कॉलम के नीचे है और जिसका हाइट है वाटर कॉलम का h1 एज शोन इन दी फिगर। ये आपको डायग्राम दिया है, फिगर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए से सी तक है आपका सॉइल, उसके ऊपर वाटर है। कितनी हाइट में? h1 हाइट में। एंड दोस्तों हमने क्या किया, तीन वर्टिकल पॉइंट सिलेक्ट किए, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इन पर हमने पीजोमीटर लगाया। पीजोमीटर लगाने के बाद हमने इन सभी पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला। इन सभी पॉइंट्स पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला। तो आपको बताना है, अगर हम इन इफेक्टिव स्ट्रेसेस का सम करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है सिग्मा डैश ए, सिग्मा डैश बी, सिग्मा डैश सी, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए लिखा है 2h2 प्लस h3 इंटू गामा डैश। ये गामा डैश क्या है? गामा डैश है दोस्तों सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको करने के लिए हमने क्या करना है, एक टेबल बनानी है। हमने क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल बना सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट? देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करेंगे। पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए की बात करें तो इस पर आप देख सकते हैं इतने वाटर कॉलम का प्रेशर आएगा। इतने वाटर कॉलम H1 का प्रेशर आएगा। तो हम पॉइंट ए पर सबसे पहले निकालेंगे टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गामा क्या है? गामा है वाटर का, तो ये हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू H1। गामा डब्ल्यू H1। अब इनका मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो इनको एज इट इज रहने देना है। बात करते हैं यहां पर, फिर हमने पोर वाटर प्रेशर निकालना है। पोर वाटर प्रेशर जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों इस वाटर कॉलम का प्रेशर। ये सिर्फ वाटर का होता है प्रेशर, तो ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H1। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पॉइंट ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा 0। पॉइंट ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा दोस्तों 0। फिर हम क्या करना है, हमने हमने पॉइंट बी के लिए यही प्रोसीजर रिपीट करना है। पॉइंट बी के लिए, अब देखिए दोस्तों पॉइंट बी के लिए कैसे करना है। सिंपल है, बस आपने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। कहाँ पे हमने गामा सबमर्ज लेना है, कहाँ पे गामा सैचुरेटेड लेना है, और कहाँ पे दोस्तों गामा डब्ल्यू लेना है। चलिए बात करते हैं पॉइंट बी की। हमने यहाँ पे पीजोमीटर इंसर्ट किया, वाटर लेवल इतना है। तो ये कितना है दोस्तों? ये है H2 प्लस H1 या H1 प्लस H2। अब चलिए यहाँ पे हम सिग्मा निकालेंगे। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? इस वाटर कॉलम का प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो ये हो जाएगा
गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा सेट। भाई इसके नीचे वाला हम क्या लेंगे, सैचुरेटेड लेंगे, गामा सेट इंटू H2। वहीं पे पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों इस हाइट का प्रेशर। ये जो पीजोमीटर ट्यूब में आप हाइट देख रहे हैं H2 प्लस H1, इसका प्रेशर तो ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस H2। इनको माइनस करना है और वहां से आपने निकाल लेना है इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी। माइनस करेंगे दोस्तों गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सेट इंटू H2 माइनस गामा डब्ल्यू H1 प्लस H2। अब देखिए जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका गामा सेट H2 माइनस गामा डब्ल्यू H2। आपने क्या करना है, H2 को बाहर निकाल लेना है, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H2। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं गामा सबमर्ज। इसी को क्या बोलते हैं, गामा सबमर्ज H2। तो हमारे पास पॉइंट बी पर इफेक्टिव स्ट्रेस आ चुका है, सिग्मा बी इक्वल टू गामा डैश एच टी। अब फिर हमने क्या करना है, यही प्रोसीजर हमने पॉइंट सी के लिए करना है। सिंपल है, पॉइंट सी के लिए करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, देखते हैं कितना आंसर आएगा। सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया है, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे दोस्तों हम पूरे अपने सेशन में। ठीक है, तो करेक्ट कैलकुलेटर की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात करेंगे पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर अगर मैं निकालने जाऊं टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी, तो कितना हो जाएगा, देखिए इस हाइट का प्रेशर प्लस इन दोनों हाइट का प्रेशर, ये सैचुरेटेड होगा और ये वाटर का होगा, ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 प्लस H3। और वहीं पे न्यू कितना हो जाएगा, इस पूरी कॉलम का प्रेशर, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, गामा डब्ल्यू H1 प्लस H2 प्लस H3। दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा, ये आएगा गामा डब्ल्यू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू और कॉमन में आ जाएगा दोस्तों H2 प्लस H3। तो ये हो जाएगा गामा सबमर्ज H2 प्लस H3। अब देखिए पॉइंट ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 थी, पॉइंट बी पर गामा सबमर्ज H2 है और यहाँ पर गामा सबमर्ज H2 प्लस H3 है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो गामा सबमर्ज H2 प्लस गामा सबमर्ज H2 प्लस गामा सबमर्ज H3, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस H3 और बाहर आ जाएगा गामा सबमर्ज। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल था, समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, अगर आप अपने पास से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक फिल है, एक फिलिंग है दोस्तों, जिसका वॉल्यूम दिया है 150,000 क्यूबिक मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट वॉइड रेशो ऑफ 0.8। मतलब आपने लेट्स सपोज अपने घर का फिलिंग करना है, ठीक है, अपने घर में फिलिंग करना है और कितना वॉल्यूम ये दिया आपको 150,000 क्यूबिक मीटर और वॉइड रेशो दिया है 0.8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम V इक्वल टू या V1 इक्वल टू 150 मीटर क्यूब और P1 हो जाएगा 0.8। अब आपने फिलिंग करनी है तो उसके लिए मिट्टी तो खोद के लानी पड़ेगी, तो उसको हम बोरो पिट से लाते हैं, बोरो पिट से दोस्तों उसको लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बोरो पिट का वॉइड रेशो है E2 इक्वल टू 1.4। तो बताइए इससे कितनी मिट्टी आपने एक्सावेट करनी होगी जिससे कि आप यहाँ पे जाके इतना मिट्टी का फिलिंग कर सके विद वॉइड रेशो 0.8। तो मतलब यहाँ पे आपने V2 निकालना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, देखिए
सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा दोनों में सेम रहेगा, सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे और इक्वल कर देंगे। अब देखिए सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, वी एस इक्वल टू वी अपॉन 1+V, इसको याद रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए वी कितना दिया है, वी दिया है 15 इंटू 10⁴ अपॉन, इसको करेंगे ई का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1.8। तो देखिए करते हैं इसको, लेट मी सॉल्व दिस 15 4 बार 0 अपॉन 1.8, तो ये आएगा दोस्तों 8333.33 मीटर क्यूब। ये सॉलिड का वॉल्यूम आ चुका है। यहाँ पे देखिए सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी एच इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस 1.5, 1.4 तो ये हो जाएगा 2.4। अब यहाँ पे आपने V2 निकालना है तो V2 हो जाएगा VH इंटू 2.4। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, VH जो आपने निकाला उसको आप इसके वॉइड रेशो +1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप V2 निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, 833.33 इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2.4, ये हो जाएगा दोस्तों 2 लाख। हाँ 2 लाख होगा, ये होगा 2 लाख मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको कोहिजन लेस सोइल दिया है और इसका ई मैक्स दिया है, ई मैक्स मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो, ई मैक्स दिया है आपको 0.85 और वहीं पे ई मीन भी दिया है 0.50, 0.50। In the field, the soil is compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%। तो दोस्तों इस सोइल को हमने कंपैक्ट किया और इसका मास डेंसिटी कितना आया, इसका मास डेंसिटी आया दोस्तों 1800 kg पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट कितना यूज हुआ इसमें 8%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू 1800 kg पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट होगा 8%। आपको दोस्तों वाटर का डेंसिटी लेके चलना है, रो डब्ल्यू जो आप सभी जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब और सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। तब आपने बताना है रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा सॉइल का। देखिए यहां पे आपको ई मैक्स दिया है, ई मीन दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचुरल की, नेचुरल स्टेट में है ये, नेचुरल स्टेट में ये आपको डेटा दिए, ये आपको डेटा दिए। तो नेचुरल स्टेट के लिए मुझे क्या निकालना है, ई नेचुरल निकालना है, ई नेचुरल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, रो इक्वल टू जी प्लस ई एस 1+E इंटू रो डब्ल्यू। अब देखिए दोस्तों आपको ई दिया है, एस नहीं दिया, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। डब्ल्यू जी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू जी 1+W अपॉन 1+E इंटू रो डब्ल्यू। तो जी आपके पास है 2.7, डब्ल्यू आपके पास है 8%, तो ये हो जाएगा 1.08 और नीचे आप रखेंगे ई कितना है
हाँ, ई आपने निकालना है, ई आपने निकालना है। तो यहाँ पे रखें हम 1800, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ई, और ये हो जाएगा दोस्तों 1000। जब यहाँ से आप ई निकालेंगे तो लेट मी चेक कितना आ रहा है, देखते हैं। 1800 2.7 इंटू 1.08 इंटू 1000 अपॉन 1800, ये आएगा दोस्तों 1.44। ये 1.44 आ चुका है। एक बार फिर से देखते हैं, 1.44 कितना आएगा दोस्तों, 1 प्लस ई आएगा। इसमें से आपने क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, ये आ जाएगा 0.44। अब सिंपली आपने रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसको लिखते हैं दोस्तों आईडी इक्वल टू, लेट मी रेज दिस, जिसको हम लिखेंगे आईडी, रिप्रेजेंट आईडी से करते हैं, और ये हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन में हम ई मैक्स माइनस ई मीन करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई मैक्स कितना है, ई मैक्स है 0.85, ई नेचुरल अभी हम निकाल चुके हैं 0.44, नीचे हम करेंगे ई मैक्स 0.85 माइनस ई मीन 0.50। चलिए करते हैं इसको, ये हो जाएगा 0.85 माइनस 0.44 अपॉन में 0.85 माइनस 0.50, तो ये आएगा दोस्तों 1.171 इंटू 100 भी करेंगे इसको। आई थिंक कहीं पे हमने मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक तो कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। 85 माइनस 0.44 अपॉन में हम करेंगे इसको 0.85 माइनस 0.50, तो 117%। हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, देखते हैं। 2.7 इंटू 1.08 इंटू 1000 अपॉन में 1800, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है दोस्तों। ये आ रहा है 1.62, और ये आ जाएगा आपका 0.62। यहाँ पे हमने 0.62 यूज करना है। अब करके देखते हैं, 0.85 माइनस 0.62 अपॉन में हम करेंगे 0.85 माइनस 0.50, तो ये आएगा दोस्तों 65.71%। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, बस आपने फॉर्मूले लगाने सीखने हैं। फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। और दोस्तों इसमें एडिशनल पॉइंट आपने क्या याद करना है, इसकी टेबल। इसकी टेबल मतलब जो आईडी के वैल्यूज हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ डेंसनेस है, उसको आपने देख लेना है। ठीक है, उसको आपने एक बार चेक कर लेना है। टेबल आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, क्योंकि उससे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि क्या सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो थ्योरी के क्वेश्चन भी बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, ये सिर्फ रूमर्स हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन भी बनेंगे जैसे कि आपने प्री में देखे हैं, बट उनका परसेंटेज कम होगा। यहाँ पे कुछ लेंथी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो सभी का मिश्रण होगा, मिक्सअप होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, वैसे पेपर हो चुका है और स्टूडेंट, जितने भी मैंने स्टूडेंट से पूछा है, उन्होंने इतना बताया कि मेरा 160 170 जा रहा है, बट एक्यूरेसी बहुत कम है। एक्यूरेसी बहुत कम है।
अब हम बात करते हैं जनरली क्या होता है। जनरली दोस्तों एवरेज लेके चलेंगे टेक्निकल को 60 टू 65 इतना ही स्कोर जाता है जो टॉप ऑर्डर के स्टूडेंट होते हैं इसमें टेक्निकल में। और वहीं पे रीजनिंग लेंथी था तो उसमें आप मान लीजिए 35 टू 40 ठीक है। और जी के और जीएस ये तो हर बार एक ही सीन रहता है 10 से 15। तो आप लगा के देखिए कितना आ रहा है 105 115 120। तो मतलब ये आपकी कट ऑफ जाएगी अराउंड 110 से 115 के बीच। इससे ज्यादा दोस्तों कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। और आपका कितना मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना कितना आपका एक्यूरेसी था वो भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इस जोन में लाइक कर रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड दोस्तों अगर आप इस जोन में लाइव ही नहीं कर रहे हैं आपको नहीं पता कितना आएगा कितना नहीं आएगा तो भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 20 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और पढ़ने की बात है तो पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आपको आगे आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा ठीक है। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे रिजल्ट के वेट में तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा अगर आप क्लियर भी कर जाते हैं तो। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन दैट प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी ऑफ लोकल सॉइल 15 एंड आईपी ऑफ सैंड इज 0 फॉर ए डिजायर आईपी ऑफ 6 द परसेंटेज ऑफ सैंड इन मिक्स शुड बी। तो मतलब आपको दोस्तों एक लोकल सॉइल दिया है और एक आपको सैंड दिया है। इन दोनों को मिक्स करके एक हम सॉइल बनाते हैं ठीक है। इसका आईपी है 6 इसका आईपी है 0 इसका आईपी है 15। तो आपने बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ सैंड हम मिक्स करेंगे टू गेट आईपी ऑफ सॉइल 6। कितना भाई देखो सैंड एक कोइजनलेस सॉइल है। अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका आईपी रिड्यूस होगा। तो कितना सैंड हम मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है आपने एनवायरनमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। क्यू मिक्स इक्वल टू क्यू सी वी सी ऐसे करके आपने जरूर पढ़ा होगा ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमने माना कि इसका एक्स पार्ट हमने मिक्स किया है इसके वन पार्ट में ठीक है। इसके वन पार्ट में हमने इसका एक्स पार्ट मिक्स किया है। तो चलिए देखते हैं। और इसका कितना बनेगा इसका बनेगा 1 प्लस एक्स। तो मिक्स कितना है 1 प्लस एक्स ठीक है। और आईपी कितना है मिक्स का 6। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 1 प्लस एक्स करेंगे आईपी नहीं ये होगा आईपी मिक्स इक्वल टू आईपी सैंड इनटू इसका परसेंटेज कितना एक्स प्लस आईपी लोकल सॉइल इनटू इसका परसेंटेज कितना 1 और नीचे हम 1 प्लस एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको करने जाएंगे ये हो जाएगा आईपी सैंड 0 इंटू एक्स ये हो जाएगा आईपी 15 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ से आपने क्या करना है यहाँ से आपने एक्स को निकाल लेना है। चलिए देखते हैं एक्स कितना आएगा। तो यहाँ से आपने एक्स को निकाल लेना है सिंपल है 1 प्लस एक्स करेंगे ये हो जाएगा 15/6। तो 15 छिका 90। तो देखते हैं कितना आ रहा है दोस्तों इसका 15/6 करने पर आएगा 2.5 और 2.5 में से जब 1 जाएगा तो ये बच जाएगा x इक्वल टू 1.5। तो मतलब हमने एक पार्ट सॉइल में 1.5 पार्ट सैंड मिलाया तो हमको दोस्तों 2.5 पार्ट एक मिक्स सॉइल मिला जिसका आईपी 6। तो कितना आपने परसेंटेज ऑफ सैंड मिलाया है
कितना आपने परसेंटेज ऑफ सैंड मिलाया है वो बात करेंगे। तो आपने दोस्तों टोटल सॉइल में जो कितना है 2.5, उसमें आपने 1.5 पार्ट सैंड मिलाया है, तो आप 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको सैंड का परसेंटेज मालूम हो जाएगा। तो 1.5 अपॉन 2.5 मीन्स 60%। 60%। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था बहुत ही। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए अक्सर इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्योंकि ना तो ये ज्यादा पूछे जाते हैं और ना ही इसको कोई ध्यान से पढ़ता है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ए सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विद लिक्विड लिमिट 40% and a plasticity index 28% is classified as। तो दोस्तों एक सिल्टी क्ले है, सिल्टी क्ले है जिसका लिक्विड लिमिट दिया है 40% और इसका आईपी दिया है 28%। तो अगर सिल्टी क्ले की बात करें, सिल्टी क्ले की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिक्विड लिमिट है 40%, ठीक है, और आईपी है इतना। तो हम क्या करेंगे, हम एक ए लाइन का फॉर्मूला आपको पता है, उससे हम आईपी निकालेंगे, मतलब कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। इधर लिक्विड लिमिट, इधर दोस्तों ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वल टू आई पी इक्वल टू 0.73 WL-20। ठीक है, अगर आईपी जो यहाँ पे दिया है वो इस आईपी से ज्यादा है तो सॉइल ऊपर आएगी, जाहिर सी बात है, और इसको बोलेंगे क्ले, इसको बोलेंगे क्ले। और अगर आईपी जो दिया है वो इस आईपी से कम है, मीन्स सॉइल आएगी आपकी इस ए लाइन के नीचे, सॉइल आएगी इस आपकी ए लाइन के नीचे। देन आपने चेक करना है लिक्विड लिमिट। ये होता है दोस्तों 35%, ये होता है 50%। इसको बोलेंगे लो कंप्रेसिबल, इसको बोलेंगे मीडियम कंप्रेसिबल, इसको बोलेंगे हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, जैसे कि अभी हम चेक करने वाले हैं इसका आईपी, लिक्विड लिमिट 40% के साथ, तो आईपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.73, 40% माइनस 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.73 इंटू 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 14.6। अब देखिए 14.6 है और आपको आईपी कितना दिया है 28%, ए लाइन कितना है 14.6, मतलब सॉइल आपकी इस ए लाइन के ऊपर होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्ले। एंड लिक्विड लिमिट आपकी इसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या मीडियम कंप्रेसिबल। एंड अगर दोस्तों बात करें सिल्ट का सिंबल, तो सिल्ट के सिंबल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्ले के सिंबल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिल्ट आपका इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, तो याद रखना है आपने। ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा सी आई, सी आई मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या मीडियम कंप्रेसिबल क्ले। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सी आई। अब चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पे हम बात करेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले फाइनेंस निकालेंगे, फाइनेंस निकालेंगे। अगर फाइनेंस लेस देन 5% है, मतलब उसमें जो फाइन है वो बहुत कम है, फाइन है बहुत कम है, ज्यादा कोर्सर पार्टिकल है, तो कैसा क्लासिफिकेशन होगा, कोर्स वाला। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम
क्लीन ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल में बहुत कम मात्रा में फाइन्स दिए हैं क्ले और सिल्ट के, तो ये हो जाएगा आपका क्लीन ग्रेवल एंड सैंड। बात करते हैं ग्रेवल की। अगर ग्रेवल है तो उसके लिए ये सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब बोलेंगे? अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कर्वेचर नहीं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम लिखते हैं D60/D10, ये अगर 4 से ज्यादा है इट मीन्स वो होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर CC, जिसको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लिखते हैं D30²/D60 × D10, अगर ये 1 से बड़ा और 3 के बीच में है, ये हो जाएगा ऐसे 3 से छोटा, तो उसको बोलेंगे हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और इसका सिंबल हो जाएगा GW। G मीन्स ग्रेवल और W मीन्स वेल ग्रेडेड। वहीं पे पुअरली ग्रेडेड में ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी और इसको बोलेंगे GP। सैंड में देख लीजिए, वेल ग्रेडेड सैंड होता है अगर Cu ग्रेटर देन 6 और ये आपका 1 से 3 के बीच में, इसको लिखेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। और पुअरली ग्रेडेड सैंड में ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसको लिखेंगे SP। तो ये तो आपको पता होगा अगर फाइनेंस 5% से कम है। अब चलिए हम बात करेंगे अगर फाइनेंस 12% से ज्यादा है। अगर फाइनेंस 12% से ज्यादा है और हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रेवल एंड सैंड की, हम बात कर रहे हैं ग्रेवल एंड सैंड की, तो यहां पे देखिए हम IP देखेंगे। फाइनेंस बढ़ेगा तो हमको दोस्तों प्लास्टिक इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम IP चेक करेंगे। अगर IP लेस देन है 4%, तो उसमें सिल्क का कंटेंट ज्यादा होगा, सिल्क का कंटेंट ज्यादा होगा। और अगर IP ग्रेटर देन है 7%, तो उसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होगा। याद रखना है, अगर IP 4% से कम है तो उसको बोलेंगे सिल्टी ग्रेवल, अगर ग्रेवल की बात कर रहे हैं। और अगर IP 7% से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे क्ले ग्रेवल, और इनके सिंबल ये आप देख सकते हैं। वहीं पे सैंड की बात करें, अगर IP 4% से कम है तो सिल्टी सैंड हो जाएगा, और IP 7% से ज्यादा है तो SC मतलब क्ले सैंड हो जाएगा। अब इनके बीच में चलते हैं जहां पे हम ड्यूल सिंबल यूज करते हैं। अगर फाइनेंस 5 से 12% के बीच में है तो यहाँ पे दोस्तों ड्यूल सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन से केस में हम ड्यूल सिंबल यूज करते हैं, तो यूज करते हैं अगर फाइनेंस आपका 5 से 12% के बीच में है। एंड यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से स्टोइल को देखेंगे, जैसे कि GWGC, जिसको लिखते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले एज फाइन। GP का मतलब है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, और GC का मतलब है इसमें फाइन क्या है, फाइन से दोस्तों इसमें क्ले। और यहाँ पे IP भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सभी क्लासिफिकेशन देख लेंगे आप। फिर बात करते हैं हम फाइन ग्रेन्ड सोइल का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखिए अगर IP 4 से 7 के बीच में है इट मीन्स उसमें सिल्ट एंड क्ले दोनों का परसेंटेज होगा। ठीक है, उसके व्याप पे हम ड्यूल सिंबल यूज करते हैं। इससे पहले अभी हमने ये चीज देखी है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सोइल। तो इसमें हम A लाइन चेक करेंगे, उसका IP कितना है। अगर ये A लाइन के IP से ज्यादा है तो ऊपर आएगा, जिसको हम क्ले बोलेंगे। A लाइन के IP से कम है तो नीचे आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसको हम सिल्ट बोलेंगे। और यहाँ पे आप वाटर कंटेंट भी देख लीजिए, अगर 35% से कम है तो लो कंप्रेसिबल क्ले, ऊपर की बात कर रहे हैं यहाँ वाले की। तो और अगर ये 35 और 50 के बीच में है तो मीडियम कंप्रेसिबल क्ले, और अगर 50% से ज्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल क्ले। वैसे ही अगर A लाइन के नीचे है तो वो आपका सिल्ट होगा। अब ये सिल्ट कैसा होगा, इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा, इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
अगर WL 35% से कम है तो हो जाएगा लो कंप्रेसिबल सिल्ट या लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, WL 35% से, यहाँ पे मैं सिल्ट को इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक दूसरी सॉइल होती है। 35 और 50 के बीच में है तो मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट और मीडियम कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल है। और ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये है दोस्तों लिक्विड लिमिट, और यहाँ पे हम एक प्लॉट करते हैं ए लाइन का, ये कुछ इस टाइप से जाती है ए लाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और एक फॉर्मूला और याद रखना है, IP इक्वल टू 0.9 WL माइनस 10। ये किसका है दोस्तों? ये इक्वेशन ऑफ यू लाइन, इक्वेशन ऑफ यू लाइन। सभी चीजें आपकी टिक पे होनी चाहिए। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ प्रॉपर है या फिर नहीं। बिल्कुल प्रॉपर है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.818 kg having a volume of 10 to the power minus 4 meter cube and a dry unit weight of 1600 kg per meter cube is mixed with 0.02 kg of water, then water content in the sample will be। मतलब आपको एक सॉइल दिया है, आपको सिंपली एक सॉइल दिया है जिसका वेट है W इक्वल टू 0.18 kg और इसका वॉल्यूम है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, एंड इसका ड्राई यूनिट वेट है 1600 kg पर मीटर क्यूब। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने 0.2 kg वाटर ऐड कर दिया। अब बताइए इसमें वाटर कंटेंट कितना होगा, इसमें वाटर कंटेंट कितना होगा। तो वाटर कंटेंट जब हम निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट निकालने का। वाटर कंटेंट जिसको मैं लिखता हूं C से, ये होता है वेट ऑफ वाटर इन सॉइल अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100%। अब देखिए वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वाटर निकलेगा टोटल सॉइल वेट माइनस उसमें कितना सॉलिड प्रेजेंट है। भाई इस टाइप से होता है हमारा फेज डायग्राम, यहाँ पे ये सॉलिड और ऊपर वाटर, इसको हमने बोला कैपिटल W, ये हो जाएगा WS, ये हो जाएगा WW। तो अगर मैं कैपिटल W में से WS को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा वेट ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा WS। एंड हमने इसमें एडिशनल 0.2 kg वाटर को ऐड किया, नीचे WS हो जाएगा। अब आप बताइए क्या आपको WS दिया है, नहीं दिया, कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालेंगे। देखिए आपको यहाँ पे दिया है, आपको यहाँ पे दिया है दोस्तों ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ड्राई यूनिट वेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे कि ये तो गलत लिख दिया है, गलत नहीं लिखा। भाई बताइए जब सॉइल ड्राई हो जाए, पूरी तरह से सूख जाए, तो यहाँ पे सिर्फ किसका वेट बचेगा, सॉलिड का वेट बचेगा। ठीक है, हम ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने पूरा वॉल्यूम लिया है, इसलिए हमने पूरा वॉल्यूम लिया है। अगर हम सॉलिड डेंसिटी की बात करते तो सिर्फ सॉलिड की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम की नहीं बात करते। अब हमने सॉइल की बात की है, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेप की। तो यहाँ पे देखिए टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना है WS और नीचे भी, तो हम WS यहाँ से निकाल सकते हैं। WS हो जाएगा गामा D इंटू V। तो गामा D आपको दिया है 1800 और V आपको दिया है 10 टू की पावर माइनस 4, 10 टू की पावर माइनस 4।
तो ये दिया आपको 1600, आई थिंक 1600 दिया है, हाँ 1600 है, और ये है 10⁻⁻4। तो यहाँ से आप 0.16 इसको लिख लेंगे, 0.16 आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। टोटल वेट कितना दिया है, 0.18 kg। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगाएंगे, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, सभी चीजों को इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास WS आ चुका है, टोटल वेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका 0.18 माइनस 0.16 प्लस 0.02 अपॉन में WS 0.16। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा आपका 0.18 माइनस 0.16 प्लस 0.02 अपॉन में 0.16। तो ये आएगा दोस्तों 25%, 100 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए एक सॉइल है जिसका अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन नेचुरल स्टेट या अनडिस्टर्ब स्टेट। नेचुरल को हम अनडिस्टर्ब भी बोलते हैं, नेचुरल को अनडिस्टर्ब भी बोलते हैं, स्टेट डिस्टर्ब। यहाँ पे दोस्तों मैं ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब एग्जाम में आ सकते हैं नो डाउट, वो आपको पहले से ही पता होंगे क्योंकि आप प्री निकाल के आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक आपका क्लियर होगा, ये मान के चल रहे हैं। हम यहाँ पे आपको डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे और वहां पे जो भी डेटा बन सकता है उसको बताएंगे। नेचुरल स्टेट को हम अनडिस्टर्ब स्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है 4, और जब इसको रिमोल्ड करते हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो रिड्यूस होगा कितना, बाय 4 टाइम, मतलब ये हो जाएगा डिस्टर्ब स्टेट में 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंसिटिविटी कितनी होगी भाई, अगर सेंसिटिव ज्यादा है तो हाथ लगाने से ही ज्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सेंसिटिविटी निकालते हैं, सेंसिटिविटी इक्वल टू अनडिस्टर्ब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना 4, और डिस्टर्ब वाले का 1, ये हो जाएगा दोस्तों 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए द प्लास्टिसिटी इंडेक्स and the percentage of grain size then 2 micron of a clay sample are 25 and 15। तो यहाँ पे आपने बताना है एक्टिविटी रेशियो क्या होगा, मतलब आपको आईपी दिया है कितना 25, और आपको परसेंटेज पासिंग थ्रू 2 माइक्रोन, ये कितना दिया है, ये दिया है 50। आपने क्या निकालना है, आपने एक्टिविटी रेशियो निकालना है, एक्टिविटी रेशियो निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पासिंग 2 माइक्रोन। ठीक है, आईपी कितना है, आईपी है 25, और ये कितना है, ये 15 है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 25 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1.67। अब देखिए इसका लिमिट भी याद रखना है आपने, अगर लेस देन है दोस्तों 0.75, तो उसको बोलेंगे इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं है। और अगर 0.75 से 1.25 के बीच में है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल एक्टिव, और अगर 1.25 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे एक्टिव।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है। देखिए पार्शली कब बोलते हैं, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन हो 100%। ठीक है, उसको बोलेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये दिया आपको पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट दिया है 25%, मतलब W दिया है आपको 25%। बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का मतलब है दोस्तों जैसी कंडीशन में सॉइल है उसी का यूनिट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बल्क यूनिट वेट को लिखेंगे गामा P। ये दिया है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है GS 2.65। यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है गामा W 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपने दोस्तों यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल ऑन फुली सैचुरेशन, तो मतलब फुल सैचुरेशन, अगर हम इसको फुली सैचुरेट कर देंगे तो दोस्तों तब जो इसका यूनिट वेट निकलेगा उसको पहले हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गामा सेट। तो आपने गामा सेट निकालना है इस सॉइल का, तो सिंपल है भैया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गामा सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गामा सेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉइल तो सेम है, G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। एस आपका 1 हो जाएगा फुली सैचुरेशन के लिए, तो ये हो जाएगा G प्लस ई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत है, ई नहीं दिया आपको, यहाँ पे दिक्कत क्या है, ई नहीं दिया, तो ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी कर लेंगे। ये दोनों चीजें तो दी हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गामा सेट इक्वल टू जी 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे भी 1 प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू। अब सभी वैल्यूज आपने रख देनी है। इवन आप इसका भी यूज नहीं करेंगे, आप इसका भी यूज नहीं करेंगे, या यूज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, देखिए उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है गामा टी इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जी प्लस ई डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, या यहाँ पे आप क्या करें, आपको क्या क्या चीजें दी हैं, ठीक है ये चीजें दी हैं आपको, यहाँ पे आप ई कर ले, ठीक है, और इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गामा टी का वैल्यू रखेंगे कितना, ये है यहाँ पे रखा आपने 18.5 इक्वल टू जी कितना है 2.65, डब्ल्यू कितना दिया है 8%, डब्ल्यू कितना दिया है 8%, 25%, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू जी, जी कितना है 2.65, और अपॉन में इसको काटेंगे जब, ये हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से आप ई का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही आप ई का वैल्यू निकालेंगे, चलिए मैं निकाल देता हूं कितना आएगा, देखते हैं। यही प्रोसीजर आपने करना है, क्योंकि दूसरे वाले केस में आपको वाटर कंटेंट नहीं दिया, आपको वाटर कंटेंट नहीं दिया दोस्तों। वहां से आपको वाटर कंटेंट सबसे पहले निकालना होगा, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी करके, तो फिर आप यहाँ पे फंस जाएंगे ई कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले हम ई निकाल लेंगे। तो देखिए करते हैं इसको, सिंपल है, यहाँ पे सभी वैल्यूज आपको पता है। तो हमने क्या करना है, हमने दोस्तों 2.65 प्लस करना है 0.25 इंटू 2.65 इंटू 9.81 अपॉन में 18.5, तो ये आएगा आपका 1 प्लस ई इक्वल टू 1.76, ये आ जाएगा 0.76। अब जैसे ही ई आ चुका है, अब ई आने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली
गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला लगाएंगे G+Vs/1 + E इंटू गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए जी आपको दिया है 2.65, ई जो कि कांस्टेंट रहेगा, लोडिंग हमने नहीं लगाई है, बस उसको सैचुरेट किया है 0.76, ठीक है। और सैचुरेट करने से दोस्तों वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ठीक है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा क्योंकि उसमें इनफ वॉइड्स है, ठीक है। जब आप उसको ओवर सैचुरेट करते हैं तब वॉल्यूम बढ़ता है, तो ई आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका S = 1 और नीचे 1.76 इंटू 9.81। तो चलिए करके देखते हैं, 2.65 प्लस 0.76 इंटू 9.81 अपॉन में 1.76, तो ये आएगा दोस्तों 19.006। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका या सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एज पर दी यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम USCS लिखते हैं, द टाइप ऑफ सोइल रिप्रेजेंटेड बाय MS। MS का मतलब क्या है दोस्तों? MS का मतलब है, M का मतलब है सिल्ट और H का मतलब है हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। तो देखिए जो ये सोइल आएगी वो ए लाइन के नीचे आएगी, यहाँ पे सोइल होगी M ए लाइन के नीचे, और हाईली कंप्रेसिबल है तो इसमें वाटर कंटेंट 50% से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, भाई लो तो नहीं होगा क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट 50% से ज्यादा है, और ये दोस्तों IP ज्यादा होगा। विद लिक्विड लिमिट लेस देन 50%, नहीं, ये होगा इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी होगी क्योंकि IP क्या होता है? IP होता है WL माइनस WP, तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब IP भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हाई प्लास्टिसिटी वाली सॉइल होगी, कैसी? इनऑर्गेनिक सिल्ट होगी विद लिक्विड लिमिट मोर देन 50%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको दिया है, यहाँ पे दो डिफरेंट सॉइल है, सॉइल 1 एंड सॉइल 2। इन सभी के डेटा आपको दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है गामा 1 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, C डैश मतलब पॉइजन 0, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। सॉइल 2 में गामा दिया है, यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फिर से C दिया है 0, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बदल चुका है कितना? 40 डिग्री, और इनका डेप्थ दिया है 2 मीटर एंड 2 मीटर। आपने बताना है रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी यूनिट लेंथ पर, ठीक है, लेंथ को आपने कंसिडर नहीं करना। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए इसका जनरल प्रोसीजर क्या होता है वो समझा देता हूं। यहाँ पे हम A पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे हम B पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे हम C पॉइंट मानेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पॉइंट हम बात करेंगे लेयर AB, लेयर AB। अब इसमें देखिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट निकालेंगे के 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। ये जब आप सोल्व करेंगे ये आएगा 0.33, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है PA = KA गामा Z, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका पॉइजन लेस सोइल के लिए, पॉइजन लेस सोइल के लिए, ठीक है। तो मैं पॉइजन लेस सोइल की बात कर रहा हूं, तो K दिया है आपको 0.33, गामा दिया आपको 15। अब ये Z कहां से कहां तक वैरी करेगा? Z करेगा 0 से 2 मीटर तक, ठीक है। अगर मैं 0 वैल्यू लिख देता हूं तो हम इस पॉइंट पर एक्टिव अर्थ प्रेशर देखेंगे जो हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हम B पर देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.33 इंटू गामा 15 इंटू 2, कितना आएगा? लेट मी चेक, 0.33 इंटू 15
इंटू 2, ये आएगा दोस्तों 9.9, 9.9। अब सेम आपने क्या करना है, लेयर बी के लिए देखना है, बीसी के लिए, तो लेयर बीसी, अब देखिए लेयर बीसी पर इस सोइल का भी वेट आ रहा है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सरचार्ज, इक्विवेलेंट सरचार्ज। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्यू से, ये हो जाएगा इस सोइल का वेट, इस सोइल का वेट कितना होगा, गामा इंटू एच, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 मतलब 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम के निकालेंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बदल चुका है, तो ये डिफरेंट आएगा 1 माइनस साइन 40 अपॉन 1 प्लस साइन 40, इसको तो सोल्व करना होगा, 1 माइनस साइन 40 अपॉन में 1 प्लस साइन 40, यह आ जाएगा दोस्तों 0.217। ठीक है, यूनिट लेस होता है। अब बात करेंगे हम पी ए की, पी ए कितना होगा, Q इंटू के प्लस के ए इंटू गामा 2 इंटू एच टू या जेड टू। ठीक है, अब जेड टू की लिमिट फिर से हम 0 से 2 लेके चलेंगे। ठीक है, अगर मैं जेड टू को 0 रख देता हूं तो ये पी बी निकल जाएगा, जो कितना होगा 0.217 इंटू क्यू 30, और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0.217 इंटू 30, ये हो जाएगा दोस्तों 6.51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपने Z2 इक्वल टू 2 मीटर रखना है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा पीसी, पीसी कितना आएगा 6.51 प्लस यहाँ पे रखेंगे 0.217 इंटू ऊपर देखते हैं कितना, इसका यूनिट वेट है 20 है, 20 है दोस्तों, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.51 प्लस 0.217 इंटू 20 इंटू 2, यह आ जाएगा दोस्तों 15.19। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज आपके याद हैं 6.51, 15.19। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक वेरिएशन बनाना है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, एक्टिव अर्थ प्रेशर का आपने वेरिएशन बनाना है, वेरिएशन डायग्राम बनाना है, और उसकी हेल्प से आप रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 बी पॉइंट पे आया कितना दोस्तों 9.9, पहली बार में कितना 9.9 इस टाइप। फिर जब ये सोइल चली तो उसके बाद यहाँ पे आया 6 पॉइंट कितना 51, ये कांस्टेंट चलेगा क्योंकि दोस्तों सरचार्ज हमेशा यहाँ तक इस पूरी डेप्थ तक कांस्टेंट ही बना रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप से। ये टोटल कितना है, ये टोटल है 15.19, ये कितना है 6.51, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 15.19 माइनस 6.51, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, ये वाला बीच वाला 8.68। इसका हाइट कितना 2 मीटर, इसका हाइट कितना 2 मीटर। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली आपने प्रेशर फोर्स निकालना है, मतलब एरिया मल्टीप्लाई करना है, एरिया मल्टीप्लाई करना है इनके किसमें दोस्तों, इनके प्रेशर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले F1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे जो कितना हो जाएगा ऊपर वाले का, इस टाइप से आएगा ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा F1 इक्वल टू इसका एरिया, एरिया कितना है दोस्तों इसका 6.51 इंटू हाफ इंटू इसका हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा 6.51। ठीक है, फिर सेकंड हम बात करेंगे F2, F2 हम किसको लेके चल रहे हैं, F2 लेके चल रहे हैं हम ट्रायंगुलर पार्ट को, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है दोस्तों
बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, नहीं ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये 9.9 होना चाहिए, ये पूरा ट्रायंगल 9.9 का, ठीक है। तो ये कितना आएगा उसको देख लीजिए, 9.9 आएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6.51 इंटू 2, 6.51 इंटू 2 करेंगे, ये आएगा 13.09, ठीक है, 13.02। फिर F3 की बात करते हैं, तो F3 फिर से ट्रायंगुलर पार्ट है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8.68, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 6.68 मतलब 6.68। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पर 9.9 प्लस 13.02 प्लस 6.68, ये आएगा दोस्तों 29.6। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 29.6, 29 नहीं होगा इसका, ये होगा 31.7। बस आपने क्या करना है, इसको एक बार रीचेक कर लेना है, एक बार इसको रीचेक कर लेना है। प्रोसीजर वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको, हो सकता है कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक की हो, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल। देखिए दोस्तों, इस वर्ड को ध्यान रखना है, सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल कैसी होती है, जिसमें परमेबिलिटी बहुत लो होती है, परमिएबिलिटी बहुत लो होती है, फाइन सॉइल होती है, परमेबिलिटी बहुत लो होती है, ठीक है। तो हमने इस पर ट्राइएक्सियल टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 है, क्योंकि कोहेसिव सॉइल के केस में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 होता है, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, इस टेस्ट को दोस्तों हम बोलेंगे अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। जब भी आप सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल लेंगे तो उसमें दोस्तों आप लोडिंग बहुत फास्ट रखेंगे, लोडिंग बहुत फास्ट रखेंगे, ठीक है। और इससे बना देंगे हम इसको अनड्रेन, इसको बना देंगे हम अनड्रेन, मतलब इसमें सोइल को मौका नहीं मिलेगा इसका इंटरनल फ्रिक्शन को डेवलप करने का, इंटरनल फ्रिक्शन को डेवलप करने का सोइल को मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत फास्ट टेस्ट होता है। यहाँ पे आप सभी चीजें देख लीजिए, यहाँ पे लिखी है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, बहुत शॉर्ट होता है। इन दिस टेस्ट एक्सप्लेशन ऑफ पोर वाटर इज नॉट परमिटेड इन बोथ द स्टेजेस। स्टेज 1 को हम बोलते हैं सेल प्रेशर स्टेज, उसमें भी हम बॉल को क्लोज रखते हैं। और सेकंड स्टेज जिसको बोलते हैं डेविएटिक स्टेज या शियरिंग स्टेज, जिसमें हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं शियर करने के लिए, उसमें भी हम बॉल को क्लोज रखते हैं। जब पहले हमने बॉल क्लोज रखी तो वाटर बार नहीं निकलेगा, वाटर बार नहीं निकलेगा, इसका मतलब उसमें कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। एंड दूसरे में भी हमने बॉल को क्लोज रखा तो ये अनड्रेन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फास्ट लोडिंग रेट हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं और हम इसमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं क्ले का, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं क्ले का। वैसे ही आप इसको देख सकते हैं, वैसे ही आप इसको देख सकते हैं, ये सभी चीजें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कभी कभी सडन डॉ डाउन का केस पूछा जाता है, तो उस केस में अगर आपने अर्थन डैम की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप जाएंगे इसके पास, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, जिसको CU टेस्ट बोलते हैं। चलिए आगे दोस्तों, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां पे आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से राइट है। जो सेंसिटिविटी हमने देखी दोस्तों, उसके बारे में बात की है। सेंसिटिविटी ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1, ये 1 से कम नहीं हो सकती नेचुरल डिपॉजिट सॉइल की।
तो आप सोचिए कि सेंसिटिविटी क्या डिफाइन मतलब क्या बताती है, क्या इंडिकेट करती है कि सोइल को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, सोइल को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेगी, वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेगी। तो क्या आपने कोई ऐसे नेचुरल डिपॉजिट देखा है? भाई एक का मतलब क्या है, एक लेस देन एक का मतलब है उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, उसमें ना के बराबर शियर स्ट्रेंथ में या उसकी स्ट्रेंथ में चेंजेस आएंगे। तो कभी आपने ऐसा कोई सोइल देखा है कि आप उसको डिग करें, रिमोल्ड करें और उसकी शियर स्ट्रेंथ या फिर उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि ये एक से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ए सैचुरेटेड लूज सैंड डिपॉजिट लिक्विफाई व्हेन वाटर फ्लो थ्रू इट इन अपवर्ड डायरेक्शन अंडर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मतलब ये बोला है कि एक लूज सैंड है, लूज सैंड है, उसमें आप नीचे से फ्लो करा रहे हैं ऊपर की ओर, नीचे से फ्लो करा रहे हैं दोस्तों ऊपर की ओर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, इसका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। और किसी का भी अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है, इट मींस वो कोई भी लोड लेने की क्षमता में नहीं रहेगा, कंडीशन में नहीं रहेगा। और वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा दोस्तों लिक्विफाई कंडीशन, मतलब जैसा लिक्विड होता है वैसे ही सोइल बिहेव करने लगेगा, जिसको हम हिंदी में दलदल भी बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन। और इसके लिए हम एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं, IC इक्वल टू G+1 अपॉन G -1 अपॉन 1+3। ठीक है, G क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ही है उसका वॉइड रेशो। तो अगर यहाँ पे जो I डेवलप हुआ है ये IC से कम है तो दोस्तों क्विक सैंड कंडीशन नहीं होगी। और अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है तो क्विक सैंड कंडीशन अकर हो जाएगी। और I क्या है, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसमें कितना लॉस हुआ है, वाटर का लॉस, हेड लॉस अपॉन हाइट। ठीक है, ज्यादा हेड लॉस होगा इसका मतलब तेजी से वाटर फ्लो करेगा, तेजी से वाटर फ्लो करेगा तो जल्दी ही क्विक सैंड कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल राइट है। बात करते हैं एक क्विक क्ले हैज वेरी हाई सेंसिटिविटी, क्विक क्ले की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन 16। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक बार इसको देख लीजिए आप, एक बार इसको देख लीजिए, हो सकता है इसमें कोई डाउट हो, बट जहां तक मैं हूं श्योर हूं ये बिल्कुल राइट होगा। आप इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि ऐसी कोई सॉइल है जिसका सेंसिटिविटी एक से कम हो, तो ऐसा आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको कंफर्म करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट देखने हैं और बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। एट श्रिंकेज लिमिट दिस सॉइल रिमेन्स फुली सैचुरेटेड। देखिए दोस्तों, एक ग्राफ होता है हमारे पास, ये आपने देखा होगा, तो ये एग्जाम निकाल के आ रहे हैं तो जरूर सब चीज पढ़ के गए होंगे। बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊंगा सभी चीजें, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ। इधर हम वॉल्यूम लेके चलते हैं, इधर हम वाटर कंटेंट लेके चलते हैं। ये होता है वाटर कंटेंट एंड एट प्लास्टिक लिमिट WP, ये होता है लिक्विड लिमिट पे, सॉरी ये होता है WL पे, और ये होता है WP पे, और ये होता है श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप सोइल में से वाटर को रिड्यूस करेंगे, पहले तो आपने सोइल में वाटर डाला, वाटर कंटेंट बढ़ा, वाटर कंटेंट बढ़ा, तो इस लिमिट से ऊपर जाने पर ये फुली सैचुरेट हो गया, फुली सैचुरेट हुआ दोस्तों S=1। अब जब भी आप इसमें वाटर डालेंगे, एक्स्ट्रा वाटर, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करने लगेगा और बढ़ने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट, जिस पर सोइल फुली सैचुरेट होती है। अब यहाँ से आए इधर से, तो दोस्तों ये वो वाटर कंटेंट है जिससे अगर नीचे आप जाएंगे कोई भी वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा।
दी शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट इज सेम। तो लिक्विड लिमिट कैसी होती है दोस्तों, जिसपे सॉइल लिक्विड स्टेट में आ जाती है, लिक्विड की तरह फ्लो करने लगती है। अब देखिए उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या ही होगी, ये होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब सभी के लिए सेम सी होती है, ठीक है। दी शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट इज सेम। प्लास्टिक लिमिट पे तो सेम नहीं होगी, प्लास्टिक लिमिट पे सभी की अलग अलग शियर स्ट्रेंथ आती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे याद रखना है, जो प्लास्टिक लिमिट पर दोस्तों शियर स्ट्रेंथ होती है वो 100 टाइम मोर होती है देन लिक्विड लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट की 100 टाइम मोर होती है और सभी सॉइल की अलग अलग होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पे एक इम्बेकमेंट फिल आपने तैयार करना है जिसका डेंसिटी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना दोस्तों, ड्राई डेंसिटी या मास डेंसिटी, सॉरी ड्राई डेंसिटी या फिर सॉलिड डेंसिटी अगर देगा तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा, और अगर ये डेंसिटी मेंशन नहीं की है तो उसका मतलब है वो बल्क डेंसिटी दी है। तो यहाँ पे हम इम्बेकमेंट लिखेंगे या फिल लिखेंगे, और इसका आपको गामा टी दिया है ना 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे आपको बोरो दिया है, बोरोफिट, जिसका गामा टी दिया है आपको 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आपने बताना है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ 6 मीटर क्यूब कैपेसिटी ऑफ ट्रक। ट्रक कितने लगेंगे ये आपने बताना है, और एक ट्रक की कैपेसिटी है 6 मीटर क्यूब मिट्टी को या सोइल को ले जाने की। एंड इस फिल का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। इस फिल का टोटल वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने बताना है कितने ट्रक लगेंगे। तो भैया इस 100 मीटर क्यूब को ये फिल करके नहीं ले जाएगा, ये तो कंपैक्ट किया है, कंपैक्ट करने के बाद वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। ये यहाँ से मिट्टी को डिग करेगा और उसके बाद भर के ले जाएगा, मतलब लूज ले जाएगा। तो हम यहाँ से कितना मिट्टी निकालेंगे उसके भी आपसे बताएंगे नंबर ऑफ ट्रक कितने लगने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए और चीज क्या दी है, और चीज दी है कि दोनों में मॉइस्चर कंटेंट सेम है, मतलब W एंड W सेम है। अब मॉइस्चर कंटेंट सेम होने का मतलब क्या है, देखिए ये है 100 मीटर क्यूब, दूसरा सॉइल है थोड़ा ज्यादा होगा। तब इनके वेट की हम चर्चा करते हैं, क्या इनका वेट सेम होगा या डिफरेंट होगा। यहाँ पे वाटर कंटेंट ये सॉलिड है, ये वाटर कंटेंट है, ये सॉलिड है, ये वाटर कंटेंट है। लेट सपोज ये वाटर कंटेंट इतना है, ठीक है। ऊपर एयर होगी, एयर का वेट हम 0 लेके चलते हैं, तो इस दोनों का वेट सेम आएगा। जितना इसका वेट आएगा उतना ही इस बोरो पिट वाली सोइल का वेट आएगा। तो हम बोल सकते हैं टोटल वेट विल बी सेम इन बोथ दी केसेस। तो इस केस में हमने क्या करना है, वीएस नहीं निकालना, क्योंकि वीएस हम नहीं निकाल सकते, डेटा हमारे पास इनसफिशिएंट है। तो हम किसका सहारा लेंगे, हम हेल्प लेंगे इस वाटर कंटेंट, सेम वाटर कंटेंट की, जिससे हम निकालेंगे टोटल सोइल का वेट। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिया है, ये दिया है, तो गामा टी क्या होता है, गामा टी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वेट कितना आ जाएगा 18 इंटू 100, ये हो जाएगा 1800 किलो न्यूटन। एंड यही वेट इसका होगा क्योंकि वाटर कंटेंट सेम है, तो 1800 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1800 अपॉन वॉल्यूम इंटू 15, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1800 अपॉन 1500, 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। 120 मीटर क्यूब। अब आपने इस मिट्टी को ले जाना है ट्रक में भर के, और एक ट्रक में आप 6 मीटर क्यूब मिट्टी ले जा सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ट्रक लगेंगे, 120 अपॉन 6, मतलब 20 ट्रक आपको लगने वाले हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए हैं
और इनको आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट सही होंगे या गलत। किसके बारे में? एवलिन सॉइल। एवलिन सॉइल वो सॉइल होती है जो कि विंड के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, विंड के साथ उड़ के आती है। ठीक है, जैसे कि जो भी डेजर्ट होते हैं उनमें जो सॉइल होती है उसको एवलिन सॉइल बोलते हैं। अब इससे आपको पता चल चुका है उनकी प्रॉपर्टीज का। देखिए, इस सॉइल की डेंसिटी लो होती है क्योंकि लूज होती है, और लूज सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी हाई होगा। अगर यहाँ पे हाई होता तो ये ठीक हो जाता है, यहाँ पे लो है तो ये गलत हो जाएगा। ये विंड के द्वारा डिपॉजिट की जाती है तो ये बिल्कुल ठीक होगा, और इसकी लार्ज परमेबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये लूज होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको, इफ द proportion of soil passing 75 micron sieve is 50%, मतलब 75 माइक्रोन से, सीव माइक्रोन से 50% पास कर जाएंगे सॉइल के पार्टिकल, एंड द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दी है 40% एंड 20%। तो आपने बताना है ग्रुप इंडेक्स कितना होगा। ग्रुप इंडेक्स जिसको लिखते हैं GI। तो दोस्तों ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 0.2a प्लस 0.005 AC, याद रखना पड़ेगा 0.01 AD। अब यहाँ पे ये हो जाएगा BD। यहाँ पे देखिए, ए को बोलते हैं परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों 35। ठीक है, ये हो जाएगा 35, और ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%। ठीक है, वहीं पे बी होता है परसेंटेज पासिंग -15, और ये भी शुड नॉट ग्रेटर देन 40। ठीक है, वहीं पे सी होता है लिक्विड लिमिट -40 शुड नॉट ग्रेटर देन 20, और डी होता है प्लास्टिक लिमिट -20 शुड नॉट ग्रेटर देन 20। अब देखिए, हम ए को निकालेंगे। ए कितना है? परसेंटेज पासिंग 50% -35, ये हो जाएगा 15। बी को निकालेंगे, ये हो जाएगा 50 -15, ये हो जाएगा 35। इसको निकालेंगे 40 -40 0 हो जाएगा। तो ए हो चुका है ये, बी, और ये सी हो चुका है 0, डी हो चुका है दोस्तों 0, क्योंकि आईपी कितना दिया है 20। तो ये दोनों चीजें 0 हो चुकी हैं। अब देखिए, ये इसमें भी है, इसमें भी, दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। बस आपने इसमें रखना है ए का वैल्यू 0.2 इंटू 15 मतलब 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो दोस्तों इसके वैल्यूज, वैल्यूज भी पूछे जाते हैं, वैल्यूज भी पूछे जाते हैं। तो मैंने इसका एक टेबल डाउनलोड किया था, लेट मी चेक कहाँ पे है वो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके वैल्यूज। क्योंकि GI जितना कम होगा सॉइल उतनी अच्छी होगी, पेमेंट के लिए सॉइल उतनी अच्छी होगी सब ग्रेड के लिए। तो एक बार मुझे देखने दो। बस एक सेकंड लगेगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आप लिख लेना, मैं आपको ऐसे ही मुजबानी बताऊंगा, या आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर गुड सॉइल है दोस्तों तो GI का वैल्यू होगा 0 से 1, मतलब गुड सब ग्रेड के लिए GI 0 से 1 होता है, और वहीं पे फेयर के लिए ये होता है 2 से 4, और पुअर के लिए ये होता है 5 से 9, और वहीं पे वेरी पुअर के लिए ये होता है 10 to 20। तो ये वैल्यूज आपने लिख लेनी है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा डीप है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1.4, D30 3 mm, D10 0.6 mm. Based on this information of particle size distribution for use as subgrade, this soil will be taken to be. तो इस सोइल को हम सबग्रेड में यूज करते हैं, तो इस सोइल को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, वेरी फाइन सैंड बोलेंगे या पुअरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे? तो सबसे पहले हम चीजों को यहाँ पे चेक करेंगे। क्या है? यह है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, जो कि होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। D30 कितना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। D60 कितना है? D60 नहीं दिया, इंटू D10 है 0.6, तो हम D60 निकालेंगे, तो यहाँ से हम CU का यूज करेंगे। CU है D60 अपॉन D10, तो D60 निकल जाएगा CU इंटू D10। CU कितना है? 1.4 और D10 कितना है? 0.6। 14 6 84 होता है 0.84। एक बार चेक करने दो। 1.4 इंटू 0.6 बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे CC निकाल लेना है। CC निकालेंगे, ये 9 और ये 0.84 इंटू 0.6, तो 9 अपॉन 0.64 इंटू 0.6 इंटू 0.84, तो ये आ जाएगा दोस्तों 17.86। अब देखिए सीसी को चेक कीजिए, सीसी को चेक कीजिए। हमने गलत कर दिया है, हमने गलत कर दिया है दोस्तों, हमने गलत कर दिया है। वहां पे वो सीसी दिया है ना कि सीयू, सीसी दिया है ना कि सीयू। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। सीसी दिया है, देखिए ये वैल्यू जो दिया है वो सीसी का है, कितना है? 1.4। तो यहाँ से हम D60 निकाल सकते हैं। D60 हो जाएगा 9 अपॉन 1.4 इंटू 0.6, तो 9 अपॉन 1.4 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 10.71, 10.71। अब आपने क्या करना है, CU निकालना है, D60 अपॉन D10 करके, तो ये आ जाएगा 10.71 अपॉन 0.6, तो 10.71 अपॉन 0.6 ये आ जाएगा दोस्तों आपका 17.85। अब देखिए सीसी है आपका 1 से 3 के बीच में, तो ये वेल ग्रेडेड के लिए होता है, और CU है आपका ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, तो ये हो जाएगा आपका कैसा दोस्तों? वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सॉइल स्पेसिमेन दिया है, इसमें 70% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.75 mm सीड एंड 40% पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ISC। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हमने दो सीड ली है 4.75 mm और 75 माइक्रोन, ठीक है। अब देखिए कोर्स जो सोइल होती है उसको हम बोलते हैं कि अगर 50% पार्टिकल, 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेन कर जाए 4.75 mm का, रिटेन्ड, ठीक है, 4 पॉइंट, तो इसको बोलेंगे हम ग्रेवल, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेवल। और वहीं पे अगर सैंड है, तो सैंड के केस में अगर 50% रिटेन कर जाए किस पर? 75 माइक्रोन पर, तो उसको बोलेंगे सैंड, ठीक है। अब देखिए 70% पास कर रहे हैं 4.75 mm से, तो ग्रेवल तो नहीं होगा, ग्रेवल तो नहीं होगा।
एंड यहाँ पे देखिए 40% पार्टिकल पास कर रहे हैं 75 माइक्रोन आईएससी से, मतलब 60% इस पर रिटेन कर जाएंगे। ये वाली कंडीशन बनेगी, मतलब ये स्टैंड होगा, ये स्टैंड होगा दोस्तों। और इसमें साथ में क्या चीज दी है, साथ में दिया है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 8, CU आपका 8 दिया है जो कि 6 से ज्यादा है, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 2 दिया है जो कि 1 से 2 के बीच में है, और ये कंडीशन वेल ग्रेडेड के लिए होती है, वेल ग्रेडेड सैंड। ये कैसा होगा, ये होगा दोस्तों वेल ग्रेडेड सैंड। ध्यान से देखना है, अगर कोर्स सॉइल है तो कोर्स सॉइल में 2 केस होते हैं, ग्रेवल होता है, ग्रेवल का साइज आपको पता है 4.75 mm से 80 mm के बीच में होता है। तो अगर 50% से ज्यादा पार्टिकल इस पर रिटेन कर जाएंगे तो उसको ग्रेवल बोलेंगे, और अगर 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेन कर जाएंगे 75 माइक्रोन शीट पर तो उसको सैंड बोलेंगे। ये वाला केस बन रहा है तो ये सैंड होगा, और यहाँ पे CU एंड CC दिया है, वेल ग्रेडेड सैंड होगा। मतलब इसको बोलेंगे हम जी नहीं बोलेंगे, SW, S सफिक्स ये हो जाएगा दोस्तों S फॉर सैंड और W फॉर वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 होगा, आई थिंक वो मिस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आज मुझे कराना था, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों आपसे बस इतना सा पूछना है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो भी बताइएगा, और अगर इस सेशन में आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये मेरा नंबर है 689568738917। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब देखो लाइव क्लास हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि लाइव क्लास में आप इनमें क्या कर पाएंगे, आप इनको सॉल्व करने जाएंगे 3 से 4 मिनट निकल जाएगी, उसके बाद मुझे ही आंसर बताना पड़ेगा, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब आपने अपने पास से भी कुछ चीजें करनी है। इस बार आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जरूर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर को आपने जरूर देखना है, जैसे कि हम डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मेंबर ऑफ जीरो फोर्सेस एंड ट्रस्ट कैसे निकालते हैं, मेंबर ऑफ जीरो फोर्सेस एंड ट्रस्ट उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस जितने ही मेथड है, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, जैसे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये सभी आपने दोस्तों एक बार पढ़ लेने हैं, एक बार पढ़ लेने हैं। और अगर आपको कोई डाउट बनता है उसमें तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं सभी चीजें उसमें कवर कर लूंगा। तो अपना जो ओपिनियन है वो आपने शेयर करना है। एग्जाम अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हर बार प्री क्लियर हो ये जरूरी नहीं है। तो आपने जी जान लगा देनी है मेंस के लिए, खुद से भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि सोम आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है जब तक हम सोइल को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ में आपने सोम को भी प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी के सब्जेक्ट भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, उसके क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।